Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on Kepler's law of planetary motion. ओके, तो केपलर ने 3 नियम बताए थे प्लानिटरी मोशन पे। देखते हैं एक एक करके। जो उनका फर्स्ट लॉ था केपलर का, ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब देखते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर ने क्या बताया था। इसमें इन्होंने ये बताया कि all planet revolves around the sun in an elliptical orbit and sun is situated on the focus of orbit। मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पर प्लैनेट है, ठीक। अब प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड, और सन कहाँ पर है, इस ऑर्बिट के फोकस पे। सपोज ये सन है, ठीक। तो इनका यही फर्स्ट लॉ था और इसको किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से, ठीक है। अब इन्होंने जो दूसरा नियम बताया था प्लैनेटरी मोशन पे, वो है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ओके, देखिए लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी को समझते हैं। मैं फिगर को यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ये सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब इस लॉ में केपलर ने बताया कि जो सन है, सन से और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, सपोज करिए कि ये लाइन है सन से प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सन से प्लैनेट को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्वैप करती है और एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या था, मान लीजिए प्लैनेट किसी टाइम t1 पे यहाँ पर है, फिर ये पॉइंट A है आपका, फिर ये प्लैनेट मूव करके यहाँ पर टाइम t2 पर आया और ये पॉइंट आपका क्या है, B पॉइंट है, ठीक। तो अब फिर से यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो कि प्लैनेट से सन को मिला रही है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक। ओके, और ये टाइम जो t1 t2 हमने एक एक पॉइंट के लिए एज्यूम किया, अगर बेसिकली इनको देखिए तो इन टाइम डिफरेंस को क्या एज्यूम कर सकते हैं, डेल्टा टी। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम पे ये एरिया फॉर्म हो रहा है, ठीक। SAB एरिया क्या है, SAB जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब देखिए ये जो एंगल है इनके बीच का, अगर बहुत ही स्मॉल एंगल है, मतलब एज्यूम करें डी थीटा, ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, डी थीटा। ये हो गया एरिया। अब मान लीजिए सिमिलरली कि प्लैनेट मूव करते 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 अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक। इस पॉइंट पे आया, ये पॉइंट आपका C है। अब ये किसी टाइम t3 पर है, फिर इसके बाद क्या करा, प्लैनेट मूव करते करते यहाँ पे आ गया किसी टाइम t4 पे, ये पॉइंट क्या है आपका, D है, ठीक। तो पहला जो पॉइंट C पर था उससे सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये बन गई, और फिर यहाँ पर D पर आया तो फिर ये लाइन ऐसे बन गई D पॉइंट पे। तो और जो ये टाइम इंटरवल है C से D पर पहुँचने का वो सेम है जैसा कि A से B पर पहुँचने का था, ठीक है। मान लीजिए ये भी dt है, टाइम डिफरेंस जो इनका है टाइम इंटरवल। तो ये जो एरिया है, ये एरिया जो फॉर्म हुआ प्लैनेट के मोशन की वजह से CSD, ये बराबर होगा इस एरिया के, ठीक है। ये वाला जो है आपका SBA या फिर ASB, ठीक, ये इक्वल होंगे। और जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इन्होंने लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी में यही बताया था। अब मान लीजिए फिर हम कैलकुलेशन इसका भी इन्होंने बताया कि एरियल वेलोसिटी कितनी आएगी, तो देखते हैं अब उसके बारे में। मानिए कि ये डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक। तो अब अगर किसी भी ट्रायंगुलर शेप का आप एरिया निकालेंगे यहाँ से इस फिगर से, तो कितना आएगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। पहले एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या मतलब है, आपका जो एरिया है आपका SAB इक्वल्स टू CSD, ये दोनों एरिया का क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, ठीक है।
अब देखिए जो होगा कितना एरिया ये, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक अगर और ट्रायंगुलर शेप है यहाँ पे, दोनों तो ट्रायंगुलर ही हैं, तो देखते हैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में। हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस यस एंड ए, यस ए मल्टीप्लाइड बाई ये वाली जो डिस्टेंस है ए एंड बी। अब ध्यान दीजिएगा ये जो ए और बी है ये आपको कैसा शेप दिख रहा है, जैसे कोई भी अगर सर्किल होता है, सर्किल पे अगर कोई आर्क बनता है तो ये कैसा है, एक आर्क ही तो है, इतना अगर आप इतना शेप अगर निकाल दे तो ठीक है। तो आर्क के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, आर्क के लिए क्या होता है, आर्क बराबर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल थीटा, यही तो होता है आर्क बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो एंगल है वो मैंने कितना माना, ये बीच का ये डी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे डी थीटा अगर कर दें, और फिर ये क्या है आपका ए बी है पूरा, ठीक, ये ए बी है। अब पुट करते हैं यहाँ पे एरिया में, देखते हैं एरिया कितना आता है। तो देखिए हो जाएगा आपका एरिया इक्वल्स टू हाफ, अब एस ए की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस जो है आपका आर है, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एरिया। अब हमने क्या कहा, एरियल वेलोसिटी कितना होगा, एरियल वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी होता क्या है कि कितना डिस्टेंस हुआ या फिर कितना एरिया चला और फिर डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम इंटरवल क्या है आपका, डी टी है, डी टी टाइम इंटरवल में तो इतना एरिया वो स्वैप कर रहा है प्लैनेट, ठीक है। तो देखिए अगर वेलोसिटी यहाँ पे एरियल वेलोसिटी को वी ए से डिनोट करें कि एरियल वेलोसिटी क्या है वी ए, देन वी ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एरिया डिवाइड बाय टाइम जो है आपका डी टी, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल फॉर्म मतलब थीटा एंगल फॉर्म करते हुए ये मूव कर रही है, तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को और कौन से नोटेशन में लिखते हैं हम लोग, ओमेगा, ओके। तो डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा वी इक्वल्स टू हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी कितनी आ गई, एरियल वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी प्लैनेट की, ये हो गया वी इक्वल्स टू हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, ओके। अब देखिए ध्यान से कि ये ओमेगा आर स्क्वायर को हम अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखें तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है बेसिकली, यहाँ से एक कंसेप्ट और है जो क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो अब अगर आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे आप लिख देते हैं जे बाई एम, ठीक, जे बाई एम यहाँ पे कर देती हूँ मैं, आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू अगर आप जे बाई एम पुट कर देते हैं एरियल वेलोसिटी के उसमें, तो आपने क्या कहा पहले मतलब कैपलर ने क्या बताया कि जो ये एरियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब सभी प्लैनेट के लिए एक सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम एरिया फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे एरियल वेलोसिटी क्या होगी प्लैनेट की, एक कांस्टेंट होगी, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जे बाई टू एम, ठीक है, जे बाई टू एम हो जाएगा। तो एक और कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि किसी भी प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, वो कंजर्व क्वांटिटी होगी, या फिर मतलब अगर कंजर्व यहाँ पे जैसे मान लीजिए
ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व होगा। जैसे मान लीजिए ये वी ए कांस्टेंट है और 2m तो प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट होगा, तो जे, अगर आप जे को निकालें तो जे भी क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट आएगा। ठीक, तो ये था आपका लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी जो केपलर ने बताया था प्लैनेट के मोशन के अबाउट। ठीक है, रिगार्डिंग। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इनका थर्ड लॉ क्या था। ठीक है, थर्ड लॉ को समझने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने आपसे अभी बताया कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के उसमें, तो केपलर्स का जो सेकंड लॉ है वो और क्या बताता है, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उसके उसको भी बताता है। ठीक है, तो फिर नाउ अब समझते हैं थर्ड लॉ क्या था। देखिए, जो केपलर का जो थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड मतलब जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस लॉ में उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लैनेट मतलब एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं, उनका जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कि ये मान लीजिए सेमी मेजर और सेमी माइनर तो पता ही है। जैसे एक सर्किल होता है तो सर्किल में क्या होता है कि जितनी भी डिस्टेंस होती है सेंटर से वो इक्वल होती है। या आप यहाँ से मेजर करिए और ये आपका डायमीटर है, ये भी क्या होता है, डायमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कोई भी अगर मेज़र करिए तो ये क्या है, सेंटर से ये रेडियस है और ये पूरा डायमीटर, मतलब ऑल ओवर जितना भी होगा सब इक्वल होगा। लेकिन इलिप्स के केस में क्या हो जाता है, क्योंकि इलिप्टिकल शेप ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है और ये वाली क्या होती है, कम होती है ये। ठीक है, अगर सेंटर से आप मेज़र करें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये कम होगी। इसको क्या बोलते हैं, ये सेमी मेजर है और एक्सिस है, और इसको बी को क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो इन्होंने ये बताया केपलर ने कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है प्लैनेट का, उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड, टाइम का स्क्वायर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, वो क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, मतलब कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब प्लैनेट जितना दूर होगा सन से, उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। इससे तो यही प्रूफ होता है, देखिए अगर ये डिस्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा होगी प्लैनेट की यहाँ से, तो टाइम भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर फिर इन्होंने इस जो प्रोपोर्शनलिटी है ये वाली, उसको सॉरी, प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ठीक है, तो ये इनका थर्ड लॉ था। ठीक, सपोज करिए अभी इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए अभी टी स्क्वायर को इक्वल हम कर देते हैं, एक के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे ए क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको इतना ही समझते हैं। फिर अभी देखते हैं कि जो न्यूटन का कंक्लूजन था फ्रॉम केपलर्स लॉ पे वो क्या था। ठीक है ना, मतलब केपलर के लॉ से जो न्यूटन के कंक्लूजन थे वो क्या निकल जो ये केपलर से जितने भी लॉ दिए दिए उस पे न्यूटन के क्या कंक्लूजन थे उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए कि न्यूटन ने कहा कि जैसे केपलर ने लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी दिया उस पे, कि जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, या फिर कोई प्लैनेट किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो एरिया और एरियल वेलोसिटी या फिर जो भी कांस्टेंट टर्म तभी आ सकता है। ठीक है, और जो भी एरिया होगा वो इक्वल तभी होगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग उन्होंने पाथ को कैसा एज्यूम किया, फिर सर्कुलर। ठीक है, और फिर उन्होंने ये कहा कि जब कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी अनदर पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अनदर पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा, या फिर आ, ये प्लैनेट ही है अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर इस प्लैनेट पे लगेगा। ठीक है, अब टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि सन के तरफ,
और वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ही होता है। अब देखिए ये तो हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ से वेलोसिटी इसकी अगर कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, वी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना भी ये सर्कमफेरेंस इसका होगा वो सर्कुलर पाथ का 2 पाई आर, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम ऑफ जो रिवॉल्यूशन है पूरा टोटल टी। ठीक, अब ये वैल्यू अगर आप फोर्स में पुट कर दीजिए वेलोसिटी की, तो फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ से फोर्स कितना आ जा रहा है, एम फोर्स हो जाएगा 2 पाई एम आर डिवाइड बाई टी। ठीक है, फोर्स आपका सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई टी, ये हो जाएगा आपका फोर्स पूरा निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो यहाँ पे टी स्क्वायर भी होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा टी का। ठीक है, तो अब टी स्क्वायर की जगह पे जो कैपलर ने ये बताया था कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड, वो उसका स्क्वायर जो सेमी मेजर एक्सिस होती है पाथ की, उसके क्यूब के बराबर होता है। तो सेमी मेजर एक्सिस एलिप्स के केस में आएगी, लेकिन यहाँ पे न्यूटन ने क्या एज्यूम किया कि पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर पाथ के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ही जगह पे आप क्या करेंगे, आर क्यूब को पुट कर देंगे। ठीक है, आर क्यूब मतलब कि रेडियस जो होगी इस पाथ की वही। ठीक, तो अब देखिए, तो टी स्क्वायर यहाँ ये वाला जो है वो कैसा हो जाएगा कि आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्स में जब ये वैल्यू पुट करेंगे आप, 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यही आएगा ना, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे के जो होगा वो कांस्टेंट। तो देखिए ये जो फोर्स की जो वैल्यू आई है ये वाली, इससे क्या कंक्लूजन फाइंड आउट होता है कि जो फोर्स है वो कैसा होगा, प्लैनेट और सन के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और प्लैनेट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये जो फोर्स लग रहा है म्यूचुअल लग रहा है सन और प्लैनेट के बीच में, तो सन का मास जो होगा वो भी ये जो फोर्स होगा सन के मास की क्या होगा, वो भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर फिर न्यूटन ने कहा कि ये जो पूरा कांस्टेंट है, ठीक, ये जो पूरा ये वाला कांस्टेंट है, उसको हम ऐसा एज्यूम कर लें कि फोर्स जो है सन के मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। ये वाला जो कांस्टेंट है के पाई स्क्वायर के 4 पाई स्क्वायर के, हाँ 4 पाई स्क्वायर के को अगर हम जी और कैपिटल एम, मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट मान लें, कैपिटल एम यहाँ पे मास ऑफ सन है। ठीक है, तो ऐसा अगर कांस्टेंट मान लें तो ये फिर ये फोर्स कैसा हो जाएगा, F इक्वल्स टू जी कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस फोर्स वैल्यूज को, यहाँ पे तो दिख रहा है, F इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसको इन्होंने कहा कि यही है ये फोर्स आया। ठीक, तो जो फोर्स है वो कैसा होगा, दोनों मतलब प्लैनेट और सन के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और न्यूटन ने ये भी कहा कि होल यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं उन दोनों के बीच में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होगा, ऐसा ही होगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल m1 है और कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है, अनदर पार्टिकल m2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, तो ये फोर्स ऐसा ही होगा, F इक्वल्स टू जी। ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फोर्स ये F जी, और ये जो दो पार्टिकल है m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये सबके लिए सिमिलर होगा। पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन दोनों पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये तो निकल के आया था कंक्लूजन,
और ये बातें इन्होंने न्यूटन ने बताई थी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बताया केपलर्स की जो तीनों लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये जो कंक्लूजन निकल के आया था उसको भी, ठीक है। सो थैंक यू।